हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया से ही होगे। प्रिपरेशन भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, मैंने आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए थे पॉलिटिकल साइंस के। कौन कौन से? तो चैप्टर नंबर 1 आपका दो ध्रुवीयता का अंत और समकालीन दक्षिण एशिया। तो 2 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो आपका 2 है, समकालीन दक्षिण क्या कहते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, वो वाला मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है। दो ध्रुवीयता का अंत उसका मैं डाल चुकी हूँ वीडियो, वो लोग आप लोग जाके देख सकते हो। उसके अलावा मैंने चैप्टर नंबर 5 का समकालीन दक्षिण एशिया, इसके क्वेश्चन भी मैं डाल चुकी हूँ, तो आप लोग इसके क्वेश्चन भी जाके देख सकते हो। ठीक है। तो आज मैं जो आपको मैंने उस दिन बोला था कि मैंने चैप्टर नंबर 5 पहले करा दिया, जबकि मुझे चैप्टर नंबर 4 कराना चाहिए था। मेरा मटेरियल रेडी नहीं था, इसकी वजह से नहीं करा पाई थी। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्या है? सत्ता के नए केंद्र। ठीक है। तो सत्ता के नए केंद्र का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा था? दो ध्रुवीयता का अंत, है ना? दो ध्रुवीय विश्व पढ़ा था। रुको, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था? दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ा था, है ना? दो ध्रुवीयता का अंत। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में पढ़ा था, है ना? ये दोनों क्या थे? महाशक्तिशाली देश थे। तो जब दो ध्रुवीयता विश्व चल ही रहा था तो हम लोगों को पता था ये दोनों शक्तिशाली हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता के नए केंद्र। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ को छोड़ के और कौन कौन से ऐसे देश हैं या संगठन हैं जो अमेरिका या सोवियत संघ से क्या निकल सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। सोवियत संघ तो 1991 में ख़त्म हो गया था, तो सिर्फ एक ही शक्तिशाली देश बचा था। कौन? अमेरिका। तो अमेरिका को टक्कर देने वाले कौन कौन से संगठन थे या तो देश थे? ठीक है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता के नए केंद्र। पहले चैप्टर का नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। वैकल्पिक का मतलब ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब अमेरिका को छोड़ के ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो शक्तिशाली बन सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक रिव्यू में शॉर्ट में बताती हूँ कि अमेरिका को छोड़ के और कौन कौन से बन सकते हैं, जो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। तो इसमें है आसियान, यूरोपीय संघ और आपका चीन, जो इस चैप्टर में है। और इसके अलावा आप लोग जापान के बारे में पढ़ोगे, जापान के बारे में थोड़ा सा है, थोड़ा भारत के बारे में है। ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर के टॉपिक्स हैं। मतलब कि अमेरिका को छोड़ के कौन कौन शक्तिशाली बन सकता है? आसियान, यूरोपीय संघ, चीन, जापान और भारत। तो ये दोनों तो क्या है? संगठन है। मतलब ये काफ़ी सारे देशों से मिलके बने हैं। संगठन क्या किसको बोलते हैं? जब दो से ज़्यादा देश मिलके कोई संगठन बनाते हैं, ठीक है, तब वो संगठन कहलाता है। और जब इंडिविजुअल होता है तो वो क्या कहलाता है? देश कहलाता है। तो चीन, जापान और भारत तो क्या है? देश हैं, जबकि आसियान यूरोपीय संघ क्या है? संगठन है। ठीक है। तो पहले इसको मैं रफ कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा और यहाँ पे बताना है, आपको ध्यान से देखना। ठीक है। ठीक है। तो देखो आप लोग, अब हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या है? यूरोपीय संघ। ठीक है। इस चैप्टर में जो आपका पहला टॉपिक है वो है यूरोपीय संघ। देखो, हम लोग को तो एमसीक्यू पढ़ना है, बट एमसीक्यू पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ टॉपिक्स ना कवर अप होने चाहिए। मतलब आपको पता ना होना चाहिए कि क्या है उसमें। तो बच्चों, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1945 में। ठीक है। तो जो यूरोप के देश के जितने भी देश थे, सारे के सारे क्या हो गए थे? तबाह हो चुके थे, पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके थे। मतलब कि इनकी इकोनॉमी, इनकी राजनीति, इनका आर्थिक सब कुछ क्या हो चुका था? ख़त्म हो चुका था यूरोप के देशों का, जो अमेरिका के साथ मिले हुए थे या जो सोवियत संघ के साथ मिले हुए थे। ठीक है। तो जो अमेरिका के साथ मिले हुए यूरोप के देश थे, जिनको हम क्या बोलते थे? पश्चिमी यूरोप। ठीक है। तो ये पूरी तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हो चुके थे? खत्म हो चुके थे। तो इनको क्या करना था? विकास करना था। क्या करना था? विकास। तो पश्चिमी यूरोप को डेवलप करने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई थी, जिसको क्या बोलते हैं? मार्शल योजना। क्या बोला जाता है? मार्शल योजना। मार्शल योजना अमेरिका ने बनाई थी। इसके तहत क्या किया गया था? पश्चिमी यूरोप का विकास किया गया था, क्योंकि पूर्वी यूरोप के देश तो सोवियत संघ के साइड थे, तो अभी उन पर तो फोकस करा नहीं जा सकता था। ठीक है। बट जो अमेरिका के साइड देश थे, उनको डेवलप करने के लिए पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिका ने एक योजना बनाई थी, जिसको क्या बोलते थे? मार्शल योजना।
इसके तहत एक संगठन बनाया गया था जो कहलाता था यूरोपीय संघ, ठीक है, जिसका मेन क्या था, पश्चिमी यूरोप को डेवलप करना, ठीक है। तो यूरोपीय संघ क्या था, एक संगठन था जिसका मेन मोटिव क्या था, पश्चिमी यूरोप को विकास करना, पश्चिमी यूरोप का विकास या तो पूरे यूरोप का विकास, पर जब ये बना था तब इसका मोटिव सिर्फ पश्चिमी यूरोप का विकास करना था, ठीक है। और इसके तहत ये योजना बनाई गई थी जिसको क्या बोलते थे, मार्शल योजना, मार्शल योजना बोला जाता था, ठीक है। अब पश्चिमी यूरोप के तहत 3 संगठन बनाए गए थे, ठीक है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय राजनीतिक सहयोग संगठन, तीसरा बनाया गया था यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। तो यूरोपीय संघ से पहले बनने से पहले 3 संगठन बनाए गए थे, ठीक है, जिनका कुछ ना कुछ मोटिव था, मतलब क्या मोटिव था, यूरोप को डेवलप करने का मोटिव था। उसके बाद आसियान है, आसियान भी एक संगठन था। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है, दक्षिण एशियाई संगठन, दक्षिण एशियाई संगठन। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, दक्षिण पूर्व के, ठीक है, दक्षिण में तो हम लोग आते हैं, और जो पूर्वी कंट्रीज थी, पूर्व की कंट्रीज थी, वो लोग थे, ठीक है। तब उनको भी डेवलप होना था, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई के लिए तो इन लोगों ने क्या करा था, एक तो गुट निरपेक्षता बनाया गया था। गुट निरपेक्षता क्या था, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जो दक्षिण पूर्व के देश थे ना, वो लोग क्या हुए थे, अभी अभी किसी ना किसी उपनिवेशवाद से ना, मतलब स्वतंत्रता पा चुके थे। जैसे कि दक्षिण एशिया में जितने भी देश थे या तो पूर्वी एशिया में जितने भी देश थे, वो लोग किसी न किसी गुलाम थे। और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये लोग आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद इनके सामने एक प्रॉब्लम आई कि अगर हम लोग किसी भी गुट में शामिल हो गए, मान के चलो अमेरिका सोवियत संघ में, तो वो हमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए क्या किया गया था, दक्षिण के देशों ने क्या बनाया, दक्षिण पूर्व के कुछ देशों ने मिलकर बनाया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। सबसे पहले क्या बनाया था, गुट निरपेक्षता, है ना, जिसका मेन मोटिव क्या था, किसी भी संगठन में शामिल ना होना, या तो ना तो सोवियत संघ में ना तो अमेरिका में, ठीक है, क्योंकि ये लोग देश अभी तो आज़ाद हुए थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था, इकोनॉमी नहीं थी, जीडीपी नहीं थी, ऊपर से ये लोग किसी भी देश में अगर लड़ने के लिए तैयार हो जाते तो ये लोग बर्बाद हो चुके होते, ठीक है। तो उसके बाद एक तो गुट निरपेक्षता बनाया गया था, इसके अलावा एक संगठन और बनाया गया था, क्या, आसियान। आसियान का मेन मोटिव क्या था, दक्षिण एशिया के देशों को डेवलप करना, ठीक है। जब ये बना था तो इसमें 5 देश शामिल थे, और बाद में इसमें कितने हो गए, 10 हो गए देश। तो जब आप लोग इसका झंडा देखोगे ना कभी, तो इसमें आपको 10 वो दिखेंगे, बालिया टाइप दिखेंगे, ऐसा कुछ इसका झंडा दिखेगा आपको, 5 ऊपर से 5 नीचे से, ऐसे करके बीच में लाइन होगी, ऐसे करके कुछ इसका झंडा है, ठीक है, ऐसे कुछ आपको इसका झंडा दिखेगा। अब ये बेसिक था इस चैप्टर का। इसके अलावा चीन है, चीन के बारे में आपको मैं बताऊंगी, क्वेश्चन में बता दूंगी। चीन कब आज़ाद हुआ था, 1949 में, मतलब इंडिया से 2 साल बाद क्या क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। और जब वो आज़ाद हुआ था माओ से, तो इनका मेन क्या था कि विकास करना। तो इन लोगों ने कौन सा मॉडल अपनाया था, चीन ने सोवियतवादी, मतलब कि साम्यवादी मॉडल अपनाया था, क्योंकि जो चीन था ना, उसने अपने अमेरिका से सारे के सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। जो भी इसका रिश्ता था सिर्फ सोवियत संघ से था। तो सोवियत संघ में समाजवादी विचारधारा फॉलो होती थी, तो चीन ने भी आज़ाद होने के बाद समाजवादी विचारधारा फॉलो करी। मतलब कि समाजवादी में क्या होता है, जहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में। खेती से लेके, घर से लेके, इकोनॉमी में जो भी चीज़ है, सबका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, जनता के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, सारा का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में रहेगा। चाहे वो किसी कंपनी हो, चाहे वो कुछ हो। कोई कंपनी में अगर अपने खोलता था तो उसके 51% शेयर किसके पास होते थे, गवर्नमेंट के पास होते थे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ, ठीक है, उसको आपको देखना जरूरी है। मतलब हमने यूरोपीय संघ के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है। अब यूरोपीय संघ में कुछ डेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है ऊपर, यूरोपीय संघ लिखा हुआ है। अब इसमें देखो सबसे पहली डेट क्या है, अप्रैल 1951। 1951 में क्या था, यूरोपीय जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उन लोगों ने क्या करा था, यूरोपीय संघ बनाया था। तो 1951 में इसमें कितने देश थे, 6 देश थे। कौन कौन से, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। तो पहले इसमें कितने देश थे, 6 ने। पेरिस संधि पर, तो कहाँ पे इन लोगों ने साक्षर किए थे, पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके क्या बनाया था, एक संगठन बनाया था, क्या, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय। सबसे पहले पश्चिमी यूरोप ने ये वाला संगठन बनाया था, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। इसमें
सारे के सारे यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देश मिलके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। उसके बाद आपका मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने एक और संधि करी थी। कौन सी संधि, रोम की संधि। तो आपको बच्चों संधि याद होनी चाहिए, कब कौन संधि हुई थी। तो 1951 में यूरोपीय और कोयला इस्पात पेरिस संधि हुई थी। 1957 में रोम की संधि हुई थी। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में माध्यम से क्या बनाया गया था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया था। क्या बनाया गया था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा करके एक संगठन बनाया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारी डेट्स मैंने लिख दी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप लोग पढ़ लेना। मैं ही पढ़ाऊंगी तो बहुत टाइम आप लोग का वेस्ट हो जाएगा और टाइम आप लोग के पास है नहीं। बट इन सारे जितने भी डेट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जो आपको पढ़ के ही जाना है, सीयू सेट में छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, मैं आपको आगे स्टार्ट करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है। तो देखो नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, ये मैप है यूरोपीय संघ का। कि देखो अभी जितना ही पूरा का पूरा एरिया है ना, ये यूरोपीय संघ है। जितना भी आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, सारा का सारा क्या है, यूरोपीय संघ है। ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट ये क्या है, यूरोपीय संघ है। इधर का यूरोपीय संघ था। पहले तो इसमें इतने ही देश थे, ठीक है। पर जब 1991 में यूरोपीय संघ मतलब सोवियत संघ टूट गया था, तो ये वाले जो देश है ना, ये किस में शामिल थे, सोवियत संघ में शामिल थे, मतलब पूर्वी यूरोप के देश थे। तो फिर इसमें बाद में कौन से देश शामिल हो गए, पूर्वी यूरोप के देश। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगी, यूरोप सोवियत सोवियत संघ के खेमे के देश। ठीक है, ये बाद में शामिल हुए थे, ये शामिल हुए थे 1992 में। ठीक है, 1992 में शामिल हुए। तो इससे पहले यूरोपीय संघ में सिर्फ जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, सिर्फ आपको ये वाले देश शामिल थे। बाकी मैं सब आपको नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल हम लोग को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, थोड़ा मैंने बेसिक बता दिया है, बाकी आप लोग वो डेट्स है उसको पढ़ लेना। कुछ और डेट्स भी हैं जिनके मैं नोट्स बना के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1962, ऑप्शन नंबर बी है 1972, ऑप्शन नंबर सी है 1992 और ऑप्शन नंबर डी है 2002। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1992। मतलब कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। उसके बाद क्या बनाया गया था आपका 1992 में सोवियत यूरोपीय संघ। ठीक है, तो सोवियत संघ के साइड में जो भी यूरोप के देश शामिल थे, वो सब किस में आके शामिल हो गए थे, यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे। ठीक है, मैंने आपको मैप में बताया था वो कौन कौन से देश थे पूर्वी यूरोप के जो इसमें शामिल हो गए थे। क्योंकि जब सोवियत यूरोपीय संघ बनाया गया था, वो सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए बनाया गया था, उसमें पूर्वी देशों का कोई भी काम नहीं था। ठीक है, आगे देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, मार्शल योजना का संबंध किस देश से है। मार्शल योजना किसने बनाई थी, अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मार्शल योजना किसने बनाई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और क्यों बनाई थी, पश्चिमी यूरोप का विकास करने के लिए। क्या, पश्चिमी यूरोप का विकास करने के लिए बनाई गई थी क्या, मार्शल योजना। ठीक है, और बच्चों इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे। तो मित्र राष्ट्र में आपके 3 थे, इटली, जापान और जर्मनी। ठीक है, ये किस में थे, मित्र राष्ट्र में थे। और बाकी किस में थे, ध्रुवीय राष्ट्र में। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन था, अमेरिका, सोवियत संघ। इसके अलावा फिर आपका ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, ये सब किस में शामिल में थे, ध्रुवीय राष्ट्र में। तो आपसे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे और ध्रुवीय राष्ट्र कौन कौन से थे। ये वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का है, बट ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर चैप्टर में इसको रिवाइज करा देती हूँ। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है। ठीक है, तो पूर्वी देश में जो नहीं होता आएगा वही इसका सदस्य होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें से पूर्वी में कौन कौन से आते हैं। भारत किस में आता है, दक्षिण में आता है। पाकिस्तान भी किस में आता है, दक्षिण में आता है। चाइना अलग था बेटा, चाइना ने अपनी अलग संधि अपनाई थी,
तो इंडोनेशिया किस में आता है? आसियान में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया आसियान का क्या था? एक सदस्य था। चीन ने अपनी अलग नीति अपना रखी थी, क्योंकि चीन ने समाजवादी विचारधारा के हिसाब से अपने आप को विकास किया था। ठीक है, तो चीन आसियान में शामिल नहीं हुआ था, है तो पूर्व में, पर अपने उसने शामिल नहीं करा अपने आप को। उसके बाद है किसका आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त था? मतलब ऐसा कौन सा संगठन था जिसका आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सैनिक बहुत, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट था सारे देशों का। जीडीपी बहुत अच्छा था, यहाँ की पॉलिटिक्स में भी कोई झगड़ा नहीं था, यहाँ की जो नीतियाँ बनाई गई थी वो भी बहुत अच्छी थी, और यहाँ का जो सेना थी ना उसमें बहुत ज़्यादा वो था, कोऑर्डिनेशन था। तो ऐसा कौन सा संगठन था? तो ऑप्शन नंबर है यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर बी है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है यूरोपीय संघ। तो जो यूरोपीय संघ है ना बच्चों, उसका कहते हैं कि जितने भी इसमें सदस्य थे, टोटल सदस्य अगर मैं बात करूँ इसमें तो 12 थे, बाद में तो बढ़ गए थे, पर पहले इसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। और इनमें इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन था, इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन था कि एक टाइम ऐसा था कि 2005 में इसकी जीडीपी विश्व में सबसे बड़ी जीडीपी थी। ठीक है, यूरोपीय संघ की जीडीपी सबसे ज़्यादा थी, कुछ 5 ट्रिलियन करके उसकी जीडीपी हो चुकी थी। ठीक है, आगे देखो। और इसके जो यूरोपीय संघ है, इसके 2 सदस्य यूएनओ में स्थायी सदस्य हैं। कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था? तो नाटो किस देश ने बनाया था? मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था। तो ऑप्शन नंबर है सोवियत रूस, उसके अलावा है आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमेरिका। तो नाटो किसने बनाया था? अमेरिका ने। उसके अलावा सीटो और सेंटो ये किसने बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी? मतलब देखो बच्चों, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, कब खत्म हुआ था? 1945 में। यूरोप की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब यूरोप को लग रहा था कि हम लोग डेवलप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या बनाई गई थी? मार्शल योजना बनाई गई थी, है ना। तो मार्शल योजना के तहत क्या था? पश्चिमी यूरोप को डेवलप करना था, है ना। तो पश्चिमी यूरोप को डेवलप करने के लिए 1948 में एक संगठन बनाया गया था। तो वो संगठन का नाम क्या था? ठीक है, क्योंकि यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय संघ था, संगठन था, उसको 3 भाग में बांटा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो बनाया गया था वो 1948 में बनाया गया था। उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी सहयोग संगठन, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संचार सहयोग संगठन, ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो सबसे पहले क्या बनाया गया था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, कब बनाया गया था? 1948 में। इसके तहत यूरोपीय संघ में जितने मेन मोटिव क्या था इस संगठन के तहत? कि जीडीपी को इंक्रीज करना है। मतलब मैंने इनका मेन मोटिव क्या था? अपने जितने भी देशों में व्यापार हो रहा है, इसमें जितने भी देश शामिल थे, मतलब कितने देश शामिल थे? 12। क्या करना है उनको? अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। इसका मेन मोटिव क्या था? इकोनॉमी को विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही थी, मतलब कि यूरोप देश ने क्या था, उसकी पूरी की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। तो उन मान्यता और व्यवस्था को भी ध्वस्त होते हुए भी देख लिया था, मतलब कि इकोनॉमी भी गई और जिन मान्यता व्यवस्था पे वो देश चलता था वो भी बेकार हो गया था। तो जिन पर यूरोप खड़ा था, तो कब बर्बाद हो गया था यूरोप पूरी तरीके से? इकोनॉमिकली भी, और जो भी उसके थिंकर्स थे, जो भी वो लोग विचारधारा अपनाते थे, जैसे कि कौन सी विचारधारा अपनाते थे? कुछ समाजवादी, कुछ पूंजीवादी, वो भी ध्वस्त हो चुकी थी। ठीक है, तो अमेरिका, जो यूरोप था, पूरी तरीके से बर्बाद कब हो चुका था? जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, मतलब कि सन 1945 में जो यूरोपीय संघ था पूरी तरीके से क्या हो चुका था? यूरोप मतलब बर्बाद हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क अथवा दक्षेश क्या है? मतलब जो सार्क था वो क्यों बनाया गया था? क्या था? एक तरीके से एक संगठन था, है ना, AARC। ठीक है, एक सार्क संगठन बनाया गया था। ये क्या था? तो इसमें मेन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी थी। ऑप्शन नंबर बी एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन था।
ये भारत और चीन का सैन्य गुट था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन था, क्योंकि साके फुल फॉर्म ही यही है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो क्या था? एक तरीके से संगठन था, ठीक है, जो किसने बनाया था? दक्षिण एशिया ने बनाया था अपने आप का विकास करने के लिए, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने कितने सितारे थे, 12, क्योंकि कितने देशों से मिलकर बना हुआ था? 12 देशों से मिलकर, मतलब शुरू में इसमें कितने थे? 12 देश शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, एक क्वेश्चन था कि यूरोपीय संघ ने सबसे पहले कौन संगठन बनाया था? मार्शल योजना के तहत सबसे पहले यूरोपीय संघ ने कौन सा संगठन बनाया था? तो कौन सा संगठन था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन था, ठीक है, सबसे पहला संगठन था। कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पहला संगठन था। दूसरा संगठन है आपका यूरोपीय परिषद आर्थिक सहयोग राजनीतिक सहयोग, ठीक है। तो यूरोपीय संघ के अंतर्गत 3 संगठन, 3 वो बनाए गए थे डिपार्टमेंट्स। तो पहला था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, दूसरा था यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग, ठीक है। इसमें मेन मोटिव क्या था? जितने भी देश हैं इसमें यूरोप में, वो लोग जब भी कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? हमेशा बातचीत करेंगे बैठ के, और कुछ भी काम होगा तो साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। मतलब आप अपनी राजनीति को क्या करना चाहते थे? मजबूत करना चाहते थे। तो 1948 में तो वो बनाया गया था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, और 1949 में क्या बनाया गया था? आपका यूरोपीय परिषद सहयोग संगठन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो मतलब ये थर्ड डिपार्टमेंट है यूरोपीय संघ का, ठीक है। 2 कौन से थे? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, दूसरा यूरोपीय राजनीतिक परिषद, और थर्ड कौन सा था? यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी। इसमें क्या था? जीडीपी इंक्रीज करना। ये कब बनाया गया था? 1957 में बनाया गया था। यहाँ पे करेक्ट नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1957, ठीक है। अब उसके बाद ये तो 3 संगठन थे। पहला संगठन कब बनाया गया था? 1948 में। दूसरा कब बनाया गया था? 1949 में। थर्ड कब बनाया गया था? 1957 में। तो 3 क्या करे गए थे? 3 स्तंभ थे, किसके? यूरोपीय संघ के। कितने स्तंभ थे? 3। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय राजनीतिक स्तंभ, और यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। उसके अलावा पूछ सकते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1992 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब बनाया गया था? ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, रिपीट हो चुका है, ठीक है। तब भी आप लोगों का डाउट हो तो मैं दोबारा से इसका आंसर कर देती हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 1948 में क्या करा गया था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूरोपीय संघ क्या बनाने में असफल हो गया था? देखो, जो यूरोपीय संघ में जितने भी देश थे ना बच्चों, उनका अपना एक झंडा था, एक राष्ट्रीय गान था, सब कुछ लोगों ने अपना सेम कर रखा था। मतलब इसमें 12 चाहे 15 चाहे 20 देश, सबका एक ही झंडा होगा, एक ही राष्ट्रीय गान होगा, एक ही लैंग्वेज होगी, ये सब था कुछ, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि यूरोपीय संघ क्या नहीं बना पाया था? तो यूरोपीय संघ अपना संविधान नहीं बना पाया था बच्चों। उसकी अपनी एक मुद्रा भी थी, मुद्रा का नाम क्या था? यूरो। क्या नाम था यूरो का? यूरो, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है आपसे रूस की मुद्रा कौन सी थी? तो रूस की क्या थी? रूबल, ठीक है। और अमेरिका की पूछ सकता है, तो अमेरिका की क्या थी? डॉलर, ठीक है। तो ये दोनों 3 आपको मुद्रा पता होनी चाहिए। रूस की रूबल थी, अमेरिका की डॉलर है, और जो यूरोपीय संघ थी उनकी मुद्रा क्या थी? यूरो थी, ठीक है। तो इनका अपना एक राष्ट्रीय गान था, एक झंडा था। झंडा में कितने सितारे थे? स्टार से 12 स्टार से, क्योंकि 12 देशों से बन के मिला था। तो ये क्या नहीं बना पाया था? ये 2005 तक भी अपना संविधान नहीं बना पाया था। कोशिश तो करी थी इसने बनाने की, बट 2005 में भी अपना संविधान ये नहीं बना पाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि आसियान किसने बनाया था? दक्षिण एशियाई देशों ने बनाया था, ठीक है। क्यों बनाया था? क्योंकि दक्षिण एशिया के देश किसी ना किसी गुलाम थे। तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो शीत युद्ध के टाइम पे एक प्रॉब्लम हो गई थी दक्षिण एशिया के देशों को कि किसी ना किसी गुट में क्या होना था? शामिल होना था। तो दोनों परेशान थे किस गुट में शामिल हो, है ना। और अभी अभी तो आज़ाद हुए थे, इकोनॉमी सबकी जीरो पे थी, अगर शामिल हो जाते तो और बर्बाद हो जाते। तो दक्षिण के देशों ने तो आपको पता है कि गुट निरपेक्षता बना लिया था, है ना। तो गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा था ये बात कि गुट निरपेक्षता एक बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि अभी हम लोग किसी भी गुट में शामिल होने के रेडी नहीं हैं। तो ऐसे एक आसियान बनाया गया था। इसका ही मेन मोटिव यही था कि ये लोग किसी भी देश में शामिल नहीं होंगे, ना तो सोवियत संघ में, ना तो अमेरिका में। ठीक है, तो आसियान में मेन जो देश है वो कौन से हैं? पूर्व के देश हैं, दक्षिण पूर्व के देश हैं। कौन से हैं? दक्षिण पूर्व के। ठीक है, तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ऑप्शन नंबर डी उत्तर एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, इसमें आपका सिंगापुर, फिलीपींस, कंबोडिया, जितने भी कंट्रीज है दक्षिण पूर्व एशिया में, सारी की सारी आएंगी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आसियान की स्थापना कब की गई थी? 1967 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1967 में। उसके बाद देखो आसियान ने किस जगह घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करे थे। मतलब जब आसियान बना था तो इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ पे किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए बैंकॉक, ऑप्शन नंबर डी रूस, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया और ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। तो आसियान ने जब घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करे थे तो कहाँ पे करे थे? बैंकॉक में करे थे। ठीक है, तो आसियान में टोटल कितने देश हैं? 10 देश हैं। ठीक है, कितने हैं? 10। जब बना था तो 5 देश थे और बाद में जाके 5 देश इसमें और शामिल हो गए थे। आसियान ने भी अपने आप को बहुत डेवलप करा था बच्चों, अभी भी कर रहा है और कभी कर रहा था। ठीक है, आसियान से इंडिया के संबंध अच्छे हैं। आसियान के जो 2 कंट्रीज है, सिंगापुर और एक और है थाईलैंड करके हैं, उनसे हमारे संबंध अच्छे ही हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आसियान बनाने का उद्देश्य क्या था, आसियान क्यों बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास तेज करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब भी कोई संगठन क्यों बनता है? जब कोई देश अकेले विकास नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, संसाधन नहीं है, तभी कोई देश क्या बनाता है? संगठन बनाता है ना। तो आसियान ने भी क्यों बनाया था? आर्थिक विकास तेज करने के लिए संगठन बनाया था, क्षेत्रीय शांति बनाने के लिए, मतलब दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उनमें शांति बनाने के लिए, ताकि किसी भी देश में कोई भी युद्ध ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनका मेन मोटिव आर्थिक विकास करना भी था और शांति को बनाए रखना भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आसियान में कौन कौन से देश शामिल है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आसियान है 10 देशों से मिलकर बना था, तो वो 10 देश कौन कौन से थे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके अलावा आपका ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इनमें से इंडोनेशिया से और वियतनाम से, इंडोनेशिया और सिंगापुर से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने पूरब की ओर चलो नीति अपनाई थी एक, तो उसके तहत सबसे पहले जो हमारा व्यापार शुरू हुआ था वो किससे शुरू हुआ था? सिंगापुर और इंडोनेशिया से। ठीक है, इंडोनेशिया में थोड़ा सा इंडियंस लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए और बी दोनों। तो टोटल आसियान में कितने देश शामिल थे? 10 देश। ठीक है, आपको झंडा ही पूछ सकता है, झंडा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, मैं फोटो डाल दूंगी या तो। सत्ता के नए केंद्र, देखो नेक्स्ट देखो, आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए कौन सा मंच बनाया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि आसियान में जितने भी देश थे शामिल थे, है ना, तो आसियान ने तो अपने आप को डिवाइड नहीं करा था, करा भी था तो वो मैं आपको बता दूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, नहीं लिखा मैंने, आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, तो तालमेल बनाने के लिए एक मंच बनाया था, तो वो मंच का नाम क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आसियान क्षेत्रीय मंच, ऑप्शन नंबर बी आसियान सुरक्षा मंच, ऑप्शन नंबर सी आसियान सहयोग मंच, ऑप्शन नंबर डी आसियान आर्थिक मंच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आसियान क्षेत्रीय मंच। ये क्यों बनाया गया था? हर साल ये जितने भी देश शामिल हैं एक साथ बैठ के बात करेंगे। देखो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना और शीत युद्ध चल रहा था, तो एक बात सारे देशों को समझ आई थी कि युद्ध होने का मेन रीज़न क्या है? बात ना होना। क्योंकि सारे देश कभी भी एक साथ बैठ के बात नहीं करते हैं तो गलतफहमी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से युद्ध होने लगता है ना। तो सारे देशों को समझ आया कि अगर युद्ध खत्म करना है तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी।
तो ऐसे ही आसियान में जितने भी देश थे उनको समझ आया कि अगर तालमेल बनाना है तो हमें ना हर साल कहीं ना कहीं मिलना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मंच बनाया गया था, क्या, आसियान क्षेत्रीय मंच, जहाँ पे सारे देश हर साल क्या करते थे, मिलते थे। आगे देखो, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1994, ऑप्शन नंबर डी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1996, ऑप्शन डी 1997। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो, पूरब की ओर चलो नीति किस देश ने अपनाई थी? तो मैंने आपको बताया था, पूरब की चलो नीति किसने अपनाई थी? इंडिया ने अपनाई थी। ठीक है, किसने अपनाई थी? भारत ने अपनाई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया दक्षिण में आता है और वो किसके साथ व्यापार करना चाहता था? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना चाहता था। ठीक है, इसलिए आसियान की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया का संगठन, है ना। तो भारत के जो सबसे पहले संबंध व्यापार शुरू हुआ वो किसके साथ शुरू हुआ था? इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ। तो इंडोनेशिया और उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं। उसके बाद देखो, खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी रूस। तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? भारत, चीन ने। ठीक है, इसका मतलब क्या था? चीन ने अपने द्वार खोल दिए थे। द्वार खोलने का मतलब कि इसने सारे देश को छूट दे दी थी, जिसको भी अपनी कंपनी हमारी सेटअप करनी है वो चाइना में सेटअप कर सकता था। क्यों? क्योंकि चाइना के पास संसाधन इतने नहीं थे और उसकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, तो उसने क्या करा? खुले द्वार की नीति अपनाई, जिसकी वजह से बाकी देश क्या कर सके? अपनी कंपनीज के जो भी है फ्रेंचाइजीज वगैरह चाइना में खोलने लगे। इससे क्या हुआ? जब भी किसी देश में किसी और देश की कंपनी खुलती है तो इससे क्या आता है? रोजगार आता है ना, जीडीपी में इंक्रीज होता है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे देश की करेंसी आती है ना। तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। क्यों? आर्थिक विकास करने के लिए अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीन में आर्थिक विकास से क्या कारण है? तो जब चीन ने वो ये जो नीति अपनाई थी, जो आपने ऊपर देखा, कौन सी नीति? खुले द्वार की नीति। उसके बाद ना चीन डेवलप करने लगा था, बहुत ज़्यादा विकास करने लगा था। ठीक है, चीन में आए, बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी भी आ चुकी थी 1964 से 1967 के बीच में, खाने को नहीं था इस देश में। तो सबसे पहले चीन को तो ये समझ आया कि इसको समाजवादी विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसने क्या करा? अपने आप को समाजवादी विचारधारा से ख़त्म करके किस में लेकर आया? पूंजीवादी में लेकर आया। उसके बाद इसने दूसरा क्या करा? चीन से जो इसके झगड़ा था ना उसको ख़त्म करा, मतलब एकांतवाद को ख़त्म कर दिया अमेरिका के साथ। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि इसको पता लग गया था कि अमेरिका से दोस्ती अगर नहीं रखेगा तो कभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि चीन जब विकास करने लगा तो उसके मेन कारण क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बड़ा भूभाग, ऑप्शन नंबर बी है आपका विशाल आबादी, ऑप्शन नंबर सी है संसाधन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। ठीक है, चाइना जो है ना, देखो इसका भूभाग भी बहुत बड़ा है, इसकी आबादी आपको पता था कि सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी, अब तो इंडिया है, बट पहले चाइना थी जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। उसके बाद इसके पास संसाधन भी है और चाइना का सबसे ज़्यादा व्यापार इंडिया के साथ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 22,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इंडिया के साथ ही करता है वो अकेले। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया था? देखो एक नारा निकला था जब इंडिया और चाइना दोनों ही आज़ाद हो गए थे। उसके बाद ना इंडिया चाइना की बड़ी अच्छी दोस्ती थी दोनों के बीच में, जवाहरलाल नेहरू के बीच में और जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनके बीच में। ठीक है, हर चीज़ में व्यापार से लेके सीमा से लेके हर चीज़ में क्या था? सहयोग था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि हिंदी का मतलब हिंदुस्तान और चीनी का मतलब चाइना के लोग। ठीक है, तो ये नारा किसने दिया था? भारत ने दिया था। भारत किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जो क्या थे उस टाइम के देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जिन्होंने क्या नारा दिया था? हिंदी चीनी भाई भाई का। उसके अलावा धीरे धीरे ना संबंध खराब होने लगे। क्यों? क्योंकि भारत ना तिब्बत में इंटरफेरेंस करने लगा था। चाइना चाहता था कि ना तिब्बत चाइना में शामिल हो जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो तिब्बत ने इंडिया से आके मदद मांगी, दलाई लामा आया इंडिया में, उसने उससे मदद मांगी। तो धीरे धीरे हमारे संबंध चाइना से क्या होने लगे? खराब होने लगे। बट कुछ समय के बाद, इंदिरा गांधी के टाइम के बाद, संबंध धीरे धीरे क्या हो गए? राजनीतिक खत्म कर दिए गए और व्यापार में आ गए, मतलब आर्थिक विकास करने के लिए कि हम लोग अपना राजनीतिक मुद्दे को छोड़ते हैं और व्यापार करने के मामले में आगे निकलते हैं। तो धीरे धीरे जब राजीव गांधी दौरे पे गए थे, कहाँ पे? चाइना के दौरे पे गए थे, इसलिए ताकि व्यापार कर सके हम उनके साथ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीन ने किन किन चीज़ों का निजीकरण कर दिया था। देखो जब चीन आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे वहाँ पे समाजवादी विचारधारा थी, तो समाजवादी में सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना। तो जब चीन ने क्या करा 1980s के बाद पूंजीवादी विचारधारा अपना ली, और पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है, सारा का सारा निजीकरण, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा इकोनॉमी का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए खेती और बैंक, ऑप्शन नंबर बी खेती और उद्योग, ऑप्शन नंबर सी उद्योग और बैंक, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, खेती और उद्योग। इन दोनों को क्या कर दिया था, चाइना ने प्राइवेट कर दिया था। प्राइवेट मतलब कि अब ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेंगे, अब ये किसी भी इंडिविजुअल पर्सन इसमें काम कर सकता है और इनकम अर्न कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेस की फुल फॉर्म क्या है, SEZ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर बी स्पोर्ट्स इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर सी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक जोन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है कि देखो एक मतलब वो था, डिपार्टमेंट था, इसने क्या करा था, हर कंट्री में ऐसी जगह ढूंढता था जहाँ पे क्या करी जा सके, कंपनी सेटअप की जा सके। ठीक है, क्या हर कंट्री क्या करती थी, ऑफर करती थी बाहरी कंपनीज को SEZ के तहत कि आप लोग इंडिया में ये जगह खाली है, ऐसी जगह, स्पेशली एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, पानी भी है, मार्केट भी है, सब कुछ अवेलेबल है। ऐसी जगह अब क्या करते था, कोई भी देश ऑफर करता था सेज को, बोलता था कि हमारे पास एक जगह खाली है, अगर किसी कंपनी को सेटअप करना है तो वो सेटअप कर सकता है। तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है, हर कोई देश क्या करता है, अपने आप को वो एंटर करता है और ये बताता है कि उसके देश में कौन कौन सी जगह खाली है जहाँ पे कोई दूसरी देश की कंपनी क्या कर सकती है, आके अपनी कंपनी सेटअप कर सकती है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, और क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, मार्केट अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, तभी तो कोई कंपनी सेटअप करेगी ना, तो कोई कंपनी सेटअप क्यों करेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के किस प्रधानमंत्री ने चीन के दौरे पे गए थे। मैंने अभी आपको बताया था भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो चीन के दौरे पे गए थे, तो वो कौन थे, राजीव गांधी। राजीव गांधी पेशे से पायलट थे वैसे। ठीक है, और ये चीन के क्या गए थे, दौरे पे गए थे। ठीक है, इसके बाद देखो चीन और भारत के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 1964, ऑप्शन नंबर बी 1966, ऑप्शन नंबर सी 1962 और ऑप्शन नंबर बी 1960। ठीक है, तो चीन और भारत के बीच में युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। और 1964 में हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ। जिसके बाद कौन समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता। देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों को। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि चीन WTO में कब शामिल हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि चीन कब आया था इसमें, तो WTO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और चीन इसमें कब शामिल हुआ था, 11 दिसंबर 2001। ठीक है, इस डेट को क्या हुआ था, चीन WTO में शामिल हो गया था। और WTO में सबसे बड़ा योगदान चीन का ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीन ही एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को, क्या मतलब मशीन मेड गुड्स, जैसे कि इंडिया को भी करता है, इंडिया से तो ज़्यादा व्यापार है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन था ये। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है, उसके अलावा देखो इस तो ये वाली तो वीडियो खत्म हो गई, इसमें पर मैं सारे क्वेश्चन नहीं डाल पाई जो इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके इतना ही पढ़ के जाओगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 लेकर आऊँगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कल ही लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी। जब तक मैंने जितने भी पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर डाल चुकी हूँ उसको पढ़ना शुरू कर दो, देख लो। ठीक है, और मैंने हिस्ट्री के भी 2-3 चैप्टर डाल चुकी हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वीडियो कैसी लगे कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।